नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। मैंने माँ को फ़ोन किया, पता तो उन्हें लग गया था, तो मगर मैंने उनसे एक ही बात कही, कोई इधर उधर की बात नहीं, कि मैं ठीक हूँ और आप मिलने मत आना, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि बेटे को खून से लथपथ माँ देखेगी तो उसको तकलीफ होगी। अगर मेरे उस पर जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं उनको माफ़ कर देता, और भूल जाता कि मेरे साथ कुछ हुआ। तो हमारी 3 साल की पार्टी है, 20 में बनी, 2023 चल रहा है। हमें पैरों पे खड़े तो होने दो, अभी तो घुटनों पे भी नहीं आए। 4 दिन पहले आप चलती गाड़ी में जा रहे थे, अचानक आप पे गोलियां चली, और इसे किस्मत ही कहेंगे कि आप हम बैठे और बात कर रहे हैं। तो ये जो घटना हुई, इस हमले में आप बच गए, इसे आप किस्मत मानेंगे, चमत्कार, या फिर कुछ और? देखो, मैं इसको, जो दुआएं मेरे साथ हैं लाखों करोड़ों माओ बहनों की, हमारे नौजवान भाइयों की, और जो उनकी उम्मीदें हैं, मैं उनकी उम्मीदों की जीत मानूंगा और उनकी दुआओं का असर मानूंगा, प्रार्थनाओं का। ये सच है कि जिस तरह की घटना थी, शायद मैं आज आपके साथ बैठ के बात करने नहीं कर पाता, होता ही नहीं। लेकिन ये भी सच है, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम कुदरत मुझसे लेना चाहती है वो भी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जिस कुदरत ने आपको जन्म दिया, जब तक जिस उद्देश्य के लिए आपको उन्होंने जन्म दिया, भेजा, अगर वो पूरा नहीं होगा तब तक जो है वो आपसे काम लेती रहेगी। तो मुझे लगता है कि अभी मेरा काम अधूरा है और इसलिए मुझे जो है मौका मिला। हम देख रहे हैं, मैं सुबह से यहाँ हूँ, बहुत से लोग आपसे मिल रहे हैं और आपका हाल चाल जान रहे हैं। आप सबसे यही कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, हम आगे काम करेंगे। लेकिन आपका जीवन सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक नहीं है, एक पारिवारिक भी है। क्या जब इस घटना के बाद, इस हमले के बाद पहली बार आपके परिजनों से बात हुई, तो क्या इस भरोसे के साथ आप उनसे भी यही कह पाए? उनके डर को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि एक पत्नी की भावनाओं को, एक बहन की भावनाओं को आप कैसे समझाएंगे? ये बड़ा कठिन सवाल है। मैं कभी व्यक्तिगत सवालों पर जवाब नहीं देता, लेकिन मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, क्योंकि ये वास्तविकता में लोगों को इसका एहसास होना चाहिए। मैंने माँ को फ़ोन किया, पता तो उन्हें लग गया था, तो मगर मैंने उनसे एक ही बात कही, कोई इधर उधर की बात नहीं, कि मैं ठीक हूँ और आप मिलने मत आना, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि बेटे को खून से लथपथ माँ देखेगी तो उसको तकलीफ होगी। जिन बच्चों ने आप पर अटैक किया, लड़के हैं, कम उम्र के हैं, इस हमले के बाद एक बार भी आपके मन में ख्याल आया कि अगर मैं इनसे कभी मिलूंगा तो क्या कहूँगा? तो मैं ये कहूँगा, मैं उनको भी कहूँगा, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे। हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं। उनको मुझसे कोई शिकायत होती है, लोकतंत्र है, विरोध आलोचना के लोगों को तैयार रहना चाहिए। और अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं। जहाँ उन्होंने ये किया, वहीं उस समाज में भी मेरे प्रति पीड़ा है। जिन लोगों जो उनमें उस समाज में संघर्ष है, उनको भी एहसास है कि संघर्ष से आने वाला व्यक्ति कैसा होता है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। हाँ, मैं अन्याय का कल भी विरोध करता था, आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। मैं उनकी सज़ा उनके परिवार को नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुदरत उनको सद्बुद्धि दे। और विश्वास करो, अगर मेरे उस पर जिम्मेदारी ना होती ना तो मैं उनको माफ़ कर देता और भूल जाता कि मेरे साथ कुछ हुआ। लेकिन मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। कल ऐसा अगर मैं उनको माफ़ करूंगा इस तरह से, तो लोग ये सोचेंगे हो सकता है मैंने खुद ही करा है। इस वजह से मैंने कहा कि पुलिस जांच करे, और मैं स्ट्रॉन्गली जांच इसलिए चाहता हूं कि दूध का दूध पानी। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला क्यों किया, उनके पीछे कौन है, और मैं इसको जान के रहूँगा। और मेरा बस चलेगा तो मैं उनसे मिलने भी जाऊँगा और पूछूँगा कि बताओ भाई क्या शिकायत। चंद्रशेखर जी, थोड़ा सा आपकी पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। आपने का जो शुरुआती दौर था, आप एक आक्रोशित दलित युवा के रूप में सामने आए जो दलित अधिकार की बात करता था। फिर आपने भीम आर्मी बनाई जिसने स्पष्ट रूप से शोषितों और वंचितों के लिए काम करने का प्रयास किया, दावा किया। उसके बाद अभी मैं यहाँ देख रहा था, आपसे जो लोग मिलने आ रहे हैं हर जाति वर्ग के लोग हैं। अगर हम देश की दलित राजनीति की बात करें तो अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जहाँ पहले जब मैंने अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किया, मुझे लगता था कि शोषण ही सब कुछ है, जो एट्रोसिटी हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि शिक्षा हथियार है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने भीम आर्मी के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जैसे हमने और करीब से चीज़ों को देखा और मैं जेल गया
और मैंने सत्ता की ताकत को महसूस किया कि निर्दोष होते भी आप NSA लग जाती है सुबह 3 बजे उठ के, और फिर आपको 1 साल जेल में रहना पड़ता है, आपकी इलाज बंद हो जाता है, आपका जो है और तमाम तरह की चीज़ें जो है सुविधाएं बंद हो जाती हैं, आपके परिवार से मुलाकात बंद हो जाती है, आपकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, आपकी जेल ट्रांसफ़र हो जाती है, आपको बोलने से मना किया जाता है, आपके मुंह पे ताला लगाया जाता है। तब मुझे समझ आया कि सत्ता में कितनी शक्ति है। और फिर मुझे ये भी समझ आया कि कौन लोग चाहते हैं कि शोषित वर्ग तबके के लोग जो हैं वो सत्ता में ना आए, क्योंकि भारत में सत्ता ही एक ऐसा हथियार है जिससे परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन होता है शक्ति से, और शक्ति है भारत के अंदर लोकतंत्र में, यानी कि सत्ता में, और सत्ता बनती है वोट से। लेकिन सत्ता के लिए तो वोट हासिल करना जरूरी होता है। आपने पिछले चुनाव लड़के देखे, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा, तो अब आगे आप चुनावी राजनीति में अपने आप को कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब भी सुनना चाहिए। कांग्रेस कब बनी, क्या आपको एहसास है? और कांग्रेस सत्ता में कब आई? RSS कब बनी और सत्ता में कब आई? बीजेपी कब बनी और सत्ता में कब आई? अन्य पार्टियां कब बनी और कितने हमारी पार्टी के जिस चुनाव की बात आप कर रहे हैं वो हमारी पार्टी 2020 में बनी, और 2 साल तक लॉकडाउन रहा, लोग मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से, राजनीति तो बहुत दूर की बात है। तो हमारी 3 साल की पार्टी 20 में बनी, 2023 चल रहा है। हमें पैरों पे खड़े तो होने दो, अभी तो घुटनों पे भी नहीं आए। कहा जाता है राजनीति में 1 सप्ताह भी बहुत लंबा समय होता है, और अभी तो इलेक्शन में लगभग 1 साल है, लेकिन हम देख रहे हैं गठबंधनों की जो है सुगबुगाहट होने लगी है। विपक्ष का एक गठबंधन तैयार हो रहा है, उधर बीजेपी भी फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया। नहीं, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये रणनीतिक हिस्सा है। और मैंने कहा ना, अभी लीडरशिप मेरे पास नहीं है। अब जब तक मैं रेस्ट में हूँ तब तक लीडरशिप हमारे लीडर्स पे है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे महासचिव और तमाम जो साथी वो जो फैसला कर लेंगे। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है जल्दी ठीक होना और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ाना। और आप मुझे देखना, मैं लोहे के बॉक्स में बंद होकर नहीं, ऐसे ही मैं अभी तो प्लान था हमारा जुलाई में, 15 जुलाई के बाद कावड़ यात्रा के बाद साइकिल से यात्रा करने का गाँव जाके, तो करनी तो है। अब देखिए स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार है, इतना सा जख्म है। मैंने जितनी बार भी आपसे बात की, आपने हमेशा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारत की सबसे बड़ी दलित नेताओं में से एक मायावती जी को बुआ जी कह के संबोधित किया, प्यार से बात की है, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आता है। इस घटना के बाद भी सब ने आपसे हालचाल पूछा, बयान दिए, लेकिन बहन जी ने कुछ नहीं बोला। मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं, मैं खुश हूँ। आज तक यहाँ पहुँचा, इसमें भी उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। देखो, लोग मुझे लड़ाने का बड़ा प्रयास करते दिलनवाज भाई। मैं दुश्मन से नहीं लड़ना चाहता। एक सवाल, 1 मिनट, मैं उनसे ही क्यों लड़ूंगा? दूसरी बात, लड़ाई किसी बात का हल नहीं है। आप ये भी सोचो ना, ऐसा भी होता कल जल और कुल मिल जाए। वही मैं सवाल पे आ रहा था। कल एक दिन ऐसा आए, वो कहते ठीक है अब यही चलाएगा, अब मैं जो है इसको आशीर्वाद दे देती हूँ, अब यही चलाएगा, ये मेरा बेटा ही है, चलो ये चलाएगा, है तो क्या पता ऐसा भी दिन आ जाए। राहुल गांधी और उनकी राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? देखो, पिछले कुछ समय में हमने एक अजब अलग तरह के राहुल गांधी देखे। ऐसा नहीं लगता जैसे वो किसी सत्ता के लिए कर रहे हो। और बड़ी बात ये है, देखो उनकी पार्टी अलग है, वैचारिक रूप से हमें बहुत मतभेद है। कल मैं राजस्थान में गया, उनकी पार्टी की सरकार है, मैंने वहाँ की सरकार के खिलाफ भी लोगों से अपील की कि हमारे लोग एकजुट होकर अपनी सत्ता यहाँ बनाएं। लेकिन सच ये है कि मैंने जब उनका फ़ोन मुझ पर इस बार आया मेरे कष्ट के समय में, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप मणिपुर जा रहे हो और मणिपुर के हालात अच्छे नहीं, आप अपना भी ध्यान रखना। अच्छे नेताओं को देश को अच्छे नेताओं की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष आज की जो भारत की राजनीतिक पोजीशन है उसमें अगर हम देखें, जो एक ताकतवर सशक्त बीजेपी, उसके सशक्त ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी, जिनकी अपनी एक छवि है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि लगाओ, उनका अपना एक प्रभाव है। हाँ। अभी उनको हराने में विपक्ष सक्षम हो पाएगा। कर्नाटका में देखा तो कोई गठबंधन नहीं था, एक सिंगल पार्टी ने हरा दिया भाई। देखा नहीं आपने? दिल्ली में नहीं देखा आपने? तो आपको लगता है विपक्ष मिलकर गली प्रचार करे फिरे? अब मैं क्या कह रहा हूँ, जनता के विश्वास बनने की बात है। जिस तरह से बीजेपी धार्मिक एजेंडा लाके लोगों में बंटवारा करती है, और जिस तरह से जो सबसे जरूरी है धन बल की राजनीति वो कर रही है कि पैसा दे के चुनाव से पहले लोगों को खरीदने का काम करें उनकी वोट का। इसकी वजह से क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए बिखराव। 80 करोड़ लोग कौन है जो सस्ता राशन ले रहे हैं? जिस दिन जनता का अलायंस बनेगा, महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, तानाशाही, लूटपाट, अपराधीकरण के खिलाफ
जो जिस तरह गरीबों की ज़मीन कब इसके खिलाफ जब अलायंस बनेगा जनता का, आप देखना एक झटके से उखाड़ फेंकेंगे। अगले 10 साल में अब अपने आप को कहाँ देखते हैं? ऐसे ही मिलूंगा आपको कहीं किसी खाट पे, किसी उस पर बैठा हुआ। लेकिन हो सकता है कि मेहनत की वजह से दायरा बहुत काम का बड़ा हो चुका हो और काफ़ी जगह पे आज़ाद समाज पार्टी के लोग सरकार बना भी चुके हैं, सरकार में शामिल भी हैं।